प्लीज सब्सक्राइब विश्वास इजी लर्निंग चैनल एंड प्रेस बेल। सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं विश्वास इजी लर्निंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायत। जो एलएम सिंघवी कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया था, उसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो अप्लाई नहीं हो पाई। क्योंकि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल था वो लोकसभा में पारित हो पाया पर राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उसके चलते वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित नहीं हो पाया। तो उसके चलते बहुत सारी और कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आई पर उस रिकमेंडेशंस को वो लागू नहीं कर पाए। उसके बाद सबसे आखिरी में जो आई वो थी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में। उन्होंने फिर 1992 में एक और कमेटी उन्होंने कमेटी अपॉइंट नहीं की, पर उन्होंने डायरेक्ट जो रिकमेंडेशंस थी एलएम सिंघवी कमेटी के, वो उन्होंने डायरेक्ट एक बिल की तरह उन्होंने ये किया। तो वो थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हो गया तो वो एनफोर्स 1993 में हुआ। तो पूरे बिल में वो पूरे जो अमेंडमेंट का एक ही एम था कि जो पंचायत राज सिस्टम जो है उसे हम एक जस्टिशिएबल पार्ट बनाए। क्योंकि अगर कोई स्टेट वो सिस्टम अगर लागू नहीं करेगा तो हम उसे कोर्ट में जाके हम उसे एनफोर्स कर सकते थे। इसलिए वो एक ऑब्लिगेटरी सिचुएशन बन जाती थी स्टेट्स के लिए, क्या कि उन्हें पंचायत राज सिस्टम जो है वो उन्हें अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये उसका मेन एम था, जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो उसके चलते वो अमेंडमेंट ने दो चीज़ें ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd अमेंडमेंट ने दो चीज़ें ऐड की। कौन सी? तो एक उन्होंने पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेपरेट पार्ट उन्होंने ऐड किया, वो था 9th पार्ट। तो वो पार्ट में प्रोविजंस थी पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड। वो थी 243, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक उसकी प्रोविजंस थे। और उसके बाद उन्होंने और एक जो था वो एक सेपरेट 11th शेड्यूल उन्होंने ऐड किया। तो 11th शेड्यूल में जो थे वो थे 29 फंक्शनल आइटम्स। तो ये फंक्शनल आइटम्स क्या थे कि जैसे असल में वो डिस्टिंग्विश करते थे जुरिस्डिक्शन। जैसे सेंटर के पास उसकी थी सेंटर लिस्ट, स्टेट के पास थी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी वो लिस्ट में उनके जुरिस्डिक्शन लिखे थे पावर के लिए। सेम उसी तरह 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स उन्होंने इंक्लूड किए थे, जैसे रोड्स एंड ब्रिजेस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सो ऑन। यानी उस फंक्शनल आइटम पे उनका जुरिस्डिक्शन था और वो उन पे उनके डेवलपमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते थे। तो ये दो मेन चीज़ें उन्होंने ऐड की थी, जो था पार्ट 9 और 11th शेड्यूल। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो उन्होंने एक नया पार्ट जो ऐड किया था, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें के जो प्रोविजंस थे उनको दो हिस्सों में एक क्लासिफिकेशन किया गया। तो वो प्रोविजंस थे, एक तो कंपलसरी प्रोविजंस और एक तो थे वॉलंटरी प्रोविजंस। तो कंपलसरी प्रोविजंस जो पार्ट 9 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे वो थे कि सबसे पहला था कि हम कॉन्जिक्यूटिवली जो है वो हम ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये था उसका फर्स्ट प्रोविजन। उसके बाद था कि हम पंचायत जो है, पंचायत जो विलेज लेवल पे है हम उसे एस्टेब्लिश करेंगे। थर्ड जो था उसका प्रोविजन वो था कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। तो कैसे? तो जो पंचायत है हम उधर डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन यानी जो लोग उसे डायरेक्टली उसे इलेक्ट करके देते हैं, हम उसे डायरेक्ट इलेक्शंस करेंगे। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो रहेंगे सिर्फ चेयरमैन के लिए, जो चेयरमैन है पंचायत समिति और जिला परिषद का। तो उसका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसे वो प्रोविजंस कहता है। तो चौथा जो प्रोविजन है उसमें उन्होंने टेन्योर और उसके एज की बात की है। तो जो पंचायत सिस्टम है तो उसका टेन्योर जो है वो 5 साल के लिए रहेगा। तो हर 5 साल के बाद एक नया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आएंगी। तो ये उसका कहना था। और एज जो है वो एक जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा पंचायत सिस्टम के लिए ग्राउंड लेवल पे, तो उसकी एज जो है वो मिनिमम 21 चाहिए। तो उसके बाद का जो प्रोविजंस था कि वो हम रिजर्वेशंस देंगे एससी और एसटीज के लिए और साथ ही साथ में वुमेन्स के लिए। तो जो रिजर्वेशन की जो प्रोविजंस थे वो इस तरह से थे कि रिजर्वेशन जो है वो एससी और एसटी को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से दिए जाएंगे। और वुमेन्स के जो रिजर्वेशन थे वो हमें 1/3 रखना है सारी सीट्स का।
तो ये जो रिजर्वेशन है वो हमें तीनों ही लेवल पे रखना है, यानी पंचायत लेवल पे, तालुका लेवल यानी पंचायत समिति में भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला परिषद में भी। ये तीनों चीज़ों में हमें रिजर्वेशन रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद का जो प्रोविज़न था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये जो इलेक्शंस है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये इलेक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट करनी चाहिए, ये वो प्रोविज़न कहता है। और जो सबसे लास्ट का जो प्रोविज़न था वो कहता है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन ने रिव्यू करना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में पंचायत राज सिस्टम के लिए, क्योंकि क्या जो हम स्टेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो पहुंचाते हैं ग्राउंड लेवल तक, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। तो उसके लिए हर 5 साल में फाइनेंशियल कमीशन ने उसे रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं वॉलंटरी प्रोविजंस के लिए। तो वॉलंटरी प्रोविजंस यानी ऐसे प्रोविजंस जो कि वो सिस्टम के डिस्क्रेशन पे रहेगा, पंचायत के डिस्क्रेशन पे रहेगा, यानी उसकी सोल परमिशन पे रहेगा, उसे ये प्रोविजंस लागू करने हैं या नहीं करने। तो वो प्रोविजंस थे कि रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो टोटल डिस्क्रिप्शन वो पंचायत पे रहेगा कि हमें बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। सेकंड थी कि हम जो ये है पावर्स और अथॉरिटी वो हम बढ़ा देंगे, जैसे कि जो फंक्शनल आइटम्स है वो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़्यादा फैले और ज़्यादा जगह पे वो डेवलपमेंट कर पाए। और उसके बाद जो थी पावर टू इम्पोज टैक्स, ये एक वॉलंटरी प्रोविजंस थी। क्योंकि जो हमारे पंचायत सिस्टम है उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं रहती। फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना होने के कारण डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम तादाद पर होती थी, इसलिए एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया पर वॉलंटरी एरिया में कि हम जो पंचायत सिस्टम है उनको पावर दे कि वो कुछ हद तक टैक्स इम्पोज कर पाए ताकि वो और फाइनेंशियल रिसोर्स उनके पास और आए, तो ताकि उस प्रकार से वो डेवलपमेंट कर सके। जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो देखा उसमें जो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया है, तो उसके जो प्रोविजंस थे पंचायत राज सिस्टम के लिए, तो वो प्रोविजन सिर्फ नॉन पैसा एरियाज के लिए ही हो गए। तो अब हम जानेंगे कि नॉन पैसा एरियाज क्या है। तो पैसा यानी ये होता है कि ये एक प्रकार का एक्ट है, उसका फुल फॉर्म ये है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। पर अगर आपको इसे पूरे डिटेल में जानना होगा तो आप ज़रूर इस लिंक पे जाइए। तो ये जो प्रोविजंस थे वो सिर्फ नॉन पैसा के लिए हो गए। तो अब हम देखेंगे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सबसे पहली कमेटी थी जिसने उसके बारे में बताया था कि 3 टियर पंचायत सिस्टम हम बनाएंगे। तो वो 3 टियर पंचायत सिस्टम असल में क्या है उसे हम इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो पूरा पंचायत सिस्टम रहता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। तो सबसे ग्राउंड लेवल पे रहता है विलेज, उसके इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है तालुका, और उसके ऊपर के लेवल पे रहता है डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे जो बॉटम लेवल से हम चालू करेंगे वो है विलेज। तो सबसे विलेज लेवल पे रहता है पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे रहता है। तो अगर हम पंचायत को देखें तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, यानी एक पंचायत बनी किन चीज़ों से होती है। सबसे पहले एक हेड होगा और उनके मेंबर्स होंगे। तो हेड को कहा जाता है सरपंच, और जो मेंबर्स है उनको कहा जाता असल में उनको मेंबर्स ही कहा जाता, पर उनके जो ग्रुप रहता उनको ग्राम सभा कहा जाता। एक तो वो मेंबर्स इलेक्टेड रहते या पूरा विलेज ही ग्राम सभा में इंक्लूडेड रहता। तो ये हो गया हमारा पंचायत सिस्टम। तो अगर हम विलेज लेवल पे देखें या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत सिस्टम है वो टोटली जो है वो इलेक्शन होगा सिर्फ रूरल ही एरियाज को, और जो पर्सन जो इलेक्ट करेंगे यानी वोट देंगे वो रूरल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करेंगे। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के अर्बन पॉपुलेशन को देखेंगे तो म्यूनसिपालिटी में आए जाते हैं, इसलिए उनका इलेक्शन पंचायत राज सिस्टम में नहीं होगा। तो ये हो गया पंचायत विलेज लेवल के लिए। अगर हम इसमें देखेंगे तो गवर्नमेंट हेड जो होता है पंचायत में वो होता है सरपंच, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है ग्राम सेवक। तो अब आप अगर सोच रहे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आप स्टेट में देखोगे तो किसी भी लेजिस्लेटिव या रूल्स या रेगुलेशन को पारित करने के लिए हमें वैलिडेशन लगता है। वैलिडेशन किसका, गवर्नर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है। जैसे गवर्नमेंट हेड स्टेट में सीएम रहता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो रहता है वो एक गवर्नर रहता है। इसलिए
हमेशा पंचायत जो ग्राउंड लेवल विलेज लेवल पे उसका गवर्नमेंट हेड होगा सरपंच और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा ग्राम सेवक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पंचायत समिति पे जो कि तालुका लेवल पे। तो पंचायत समिति जो है वो एक्चुअली तालुका लेवल पे रहती। पंचायत समिति को और कई नाम दिए जाते हैं हर अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कोई इसे क्षेत्र पंचायत कहता, कोई इसे मंडल पंचायत कहता, कोई इसे ब्लॉक पंचायत भी कहता है। तो सेम इसी प्रकार ये तालुका लेवल में रहता। तो सेम इसकी जो कंपोजिशन होगी सेम पंचायत जैसे, एक होगा हेड और एक होंगे उसके मेंबर्स। तो अगर हम देखेंगे तो जो पंचायत समिति है उसके मेंबर्स किस जगह से चुन के आते, जो तालुका है उसे डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर इलेक्ट हुआ जाता है डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा, और जो मेंबर्स रहते हैं वो मेंबर्स इनडायरेक्टली चेयरमैन को चुन के देते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो पंचायत समिति का गवर्नमेंट हेड हुआ चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ओके, तो ये हो गया पंचायत समिति के बारे में जो कि होती है तालुका लेवल पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो सबसे थर्ड और सबसे हायर लेवल है उसे कहा जाता है जिला परिषद, या किस जगह पे उसे जिला पंचायत भी कहा जाता है। तो ये जो जिला परिषद है ये सबसे टॉप लेवल है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट उसका जुरिस्डिक्शन होता है। तो सेम इसी प्रकार से इसका भी एक हेड होगा और उसके भी मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स को कैसे चुना जाएगा, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाएगा और वो सारे मेंबर्स मिलके एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो सेम उसी प्रकार से जिला परिषद का गवर्नमेंट हेड हुआ प्रेसिडेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ सीईओ। तो सीईओ जो होता है वो यूजुअली एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो अगर हम ये पूरा सिस्टम अगर देखेंगे तो पूरा सिस्टम एक में से इंटरलिंक्ड है, और पंचायत समिति जो है वो पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है। जो भी पंचायत कोई प्लान बनाए या कोई ड्राफ्ट बनाए किसी प्रोजेक्ट और किसी के चलते, तो वो पंचायत समिति को देंगे और वो ड्राफ्ट जिला परिषद को सबमिट करेंगे एज अ लिंक। तो ये इन सब का काम होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट के द्वारा इसे बताएं। धन्यवाद।